Friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 हिंदी पार्ट नंबर 7 क्या निराश हुआ जाए के प्रश्नोत्तर। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है पर फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? यानी स्टोरी जब हमने पढ़ी थी तो देखा था कि लेखक ने बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस दिए हैं, बहुत सारी सिचुएशंस बताई है, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं जिनमें उनके साथ भी धोखा हुआ है पर फिर भी वो निराश नहीं है। तो हमें बताना है कि वो निराश क्यों नहीं है। तो लेखक जो हैं उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा और इसके साथ साथ ये उन लोगों पर अंगुली उठाएगा जो आज भी ईमानदारी व मनुष्यता के सजीव उदाहरण हैं। यानी कभी कभी हो जाता है कि हम पहले ही किसी इंसान के बारे में सोच बना लेते हैं, अब भले ही वो अच्छा भी हो फिर भी हम उस पर उंगली उठाते हैं। तो अगर हम किसी धोखे को याद रखेंगे तो यही चीज़ हमारे साथ होगी, हम विश्वास नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ को। इसीलिए धोखे को भुला दे वही हमारे लिए बेहतर होगा। यही लेखक का आशावादी होना उजागर होता है और उन्हीं लोगों का सम्मान करते हुए उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहते जिनको कठिन समय में उसकी मदद की है। इस कारण वो अभी भी निराश नहीं है। उनके साथ बहुत सारे धोखे हुए पर बहुत सारी ऐसी भी सिचुएशंस थी जिसमें दूसरे लोगों ने, जब उनका कठिन समय था तो दूसरे अनजान लोगों ने उनकी मदद भी की है और यही कारण है कि लेखक जो है वो निराश नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित कर उसमें रस लेते हैं। हमारा दूसरों के दोषोद्घाटन का अपना कर्तव्य मान लेना सही नहीं है। हम यह नहीं समझते हैं कि बुराई समान रूप में हम सबके विद्यमान है। यह भूलकर हम किसी की बुराई में रस लेना आरंभ कर देते हैं और अपना मनोरंजन करने लगते हैं। हमें करना चाहिए, यानी दोषों का उद्घाटन करना चाहिए, बल्कि उनकी अच्छाइयों को भी सराहना चाहिए। यानी ये जो दोषों का पर्दाफाश है ये बुरा रूप तब ले सकता है जब हम किसी के नेगेटिव एस्पेक्ट को उजागर करें और उसके बाद उसमें मज़ा ले, उसमें रस ले, उसको जब उसके साथ गलत हो रहा है तो उसको रस ले, तो वो चीज़ जो है वो गलत हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम मान लेते हैं कि दूसरों का दोष का उद्घाटन, यानी दूसरों के दोषोद्घाटन को ही अपना कर्तव्य मान लेते हैं कि भाई मेरा यही काम है, इसी में मुझे मज़ा आता है कि मैं दूसरों के नेगेटिव एस्पेक्ट को उजागर करूं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो गलत है। अगर हम किसी के दोष के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें उनकी अच्छाई हो, ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई बुरा हो, हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई होती है। तो अगर हम उन पे दोषोद्घाटन कर रहे हैं, उनका दोष का उद्घाटन कर रहे हैं तो हमें उनकी अच्छाइयाँ जो हैं उन्हें भी हमें उजागर करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है क्योंकि यह उस सत्य को उजागर करता है जो हम अपने आसपास घटते देखते रहते हैं। अगर हम एक दो बार धोखा खाने पर यही सोचते हैं कि इस संसार में ईमानदार लोगों की कमी हो गई है तो यह सही नहीं होगा। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी को बरकरार रखा है। लेखक ने इसी आधार पर लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए रखा है। यही कारण है कि लेखक कहता है, ठगा मैं भी गया हूँ, धोखा मैंने भी खाया है, परंतु ऐसी घटनाएं भी मिल जाती हैं जब लोगों ने अकारण ही मेरी सहायता भी की है, जिससे मैं अपने को ढाढ़स देता हूँ। यदि लेख का शीर्षक उजाले की ओर होता तो शायद लेखक की बात को और बल मिलता। उसके बाद है भाषा की बात। देखते हैं,
दो शब्दों के मिलने से समास बनता है, यानी जब दो अलग अलग शब्द आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, समास बनता है। समास का ही बहुत सारे प्रकार होते हैं, उन्हीं में से एक प्रकार है द्वंद्व समास। तो ये जो द्वंद्व समास होता है, अभी हमने पढ़ा समास में कितने वर्ड्स होते हैं, 2 वर्ड्स। तो इसमें जो दोनों शब्द होते हैं वो दोनों ही प्रधान होते हैं, इन दोनों का ही इक्वल रेस होता है। और अगर दोनों प्रधान यानी दोनों ही मेन होंगे तो दोनों के बीच में क्या होगी, स्पर्धा होगी, होड़ की संभावना हो सकती है। कोई किसी के पीछे रहना नहीं चाहता। अगर 2 इंसान इक्वल है तो क्यों मानेंगे कि मैं इसके पीछे रहूं, सिंपल सी बात है, वो रेस में लगेंगे। अगर आप और आपका फ्रेंड दोनों सेम मार्क्स लाते हो पर फर्स्ट पोजीशन उसे मिलती है तो वो तो गलत होगा। आप तो होड़ करोगे कि नहीं, जब बराबर है तो क्यों उसे फर्स्ट पोजीशन मिले। तो वही चीज़ इसके बीच में भी है। तो कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। जैसे कि चरम और परम, इन दोनों के मिलने से बनेगा चरम परम। तो इसमें दोनों ही शब्द प्रधान हैं। उसके बाद भीरू और बेबस, तो भीरू बेबस, और इनमें जब ये हम समास के हटाते हैं तो फिर इसमें योजक चिन्ह यानी ये जो डैश का चिन्ह होता है वो जुड़ जाता है। तो इसी तरह से हमें द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढ के लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं सुख और दुख, सुख दुख, भूख और प्यास, भूख प्यास, हंसना और रोना, हंसना रोना, आते और जाते, आते जाते, आना और जाना, आना जाना, राम और सीता, राम सीता, स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, पाना और खोना, पाना खोना, सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा, राजा और रानी, राजा रानी, चाचा और चाची, चाचा चाची। इसी तरह से होता है द्वंद्व समास। फिर हमें संज्ञा जो होती है वो 3 तरह की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भावावाचक। तो पाठ में हमें तीनों प्रकार की संज्ञाओं को खोजकर उनके उदाहरण लिखने हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो उसमें हम लिख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है वो होता है इंग्लिश में हमारा प्रॉपर नाउन, जिससे हम किसी भी जगह, इंसान, इन सब के नाम को डिनोट करते हैं। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर एक इंसान का नाम है, मदन मोहन मालवीय, तिलक, महात्मा गांधी, ये सब जो है वो व्यक्तिवाचक की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर है जातिवाचक संज्ञा, तो ये किसी जाति को डिनोट करता है, जैसे कि बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, ये सब। फिर है भाववाचक संज्ञा, तो इससे किसी भी भाव का पता चलता है, जैसे कि ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोर, डकैती, ये सब क्या है, भाव है। तो ये आ जाएंगे इन द कैटेगरी ऑफ भाववाचक संज्ञा। सो नाउ आवर चैप्टर हैज़ बीन एंड। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।